नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे और ये वीडियो जो स्पेशल है बीएचपीसीएल की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया हुआ है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े होने पर 4 एम्पियर की धारा कर्षित करने वाले विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा उपभोग किया गया शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वोल्टेज का जो मान दिया गया है वो 250 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज की है, एसी सप्लाई है और करंट का मान जो है वो 4 एम्पियर का है। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा कितनी बिजली खर्च की गई आपको बताना है, पावर लॉस कितना होगा ये बताना है। अब यहाँ पे करेंगे फार्मूला P = VI हो जाएगा। पावर हमें कैलकुलेट करना है, पावर कंजम्पशन। तो वोल्टेज का मान देखिए 250 है, 250 इंटू करेंट का मान जो है 4 एम्पियर है इंटू 4 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा और 1 के 0, 1000 वाट इस इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा पावर कंजप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ज्या तरंग का आवर्तकाल कितना होगा। टाइम पीरियड पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी का मान यदि 60 हर्ट्ज होता है तो। अब टाइम पीरियड T हो जाता है 1/f। इसी फार्मूले को F फ्रीक्वेंसी के रूप में आप लिखेंगे तो 1/T लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड पूछा गया है तो 1/फ्रीक्वेंसी का मान 60 है, 60 हो जाएगा। अब 1 में 60 से भाग देना है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अब ऊपर 100 हो गया, 60 चला जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा, यानी 0.016 सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। चित्र में दिखाए गए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या दर्शाएगा आपको बताना है। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सप्लाई वोल्टेज का जो मान है वो 100 वोल्ट का है। यहाँ 20 ओम का रजिस्टेंस लगा है, यहाँ 40 ओम का रजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ 20 ओम का रजिस्टेंस लगा है। लेकिन यहाँ पे इस वोल्ट मीटर जो लगा है वहाँ पे सप्लाई जो है वो ब्रेक है, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान 0 होगा, क्योंकि सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो होगी नहीं। अब जब करंट फ्लो होगी नहीं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस पर किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सप्लाई वोल्टेज है वही इस ओपन सर्किट के टर्मिनल पर भी हमें प्राप्त होगा, यानी यहाँ भी 100 वोल्ट ये वोल्ट मीटर इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। चित्र में दिए गए परिपथ का कुल आवेश बताना है, चार्ज का मान टोटल बताना है। यहाँ देखिए वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है और C1 का मान जो है 100 माइक्रोफैरड और C2 का जो मान है वह 150 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों कैपेसिटर जो लगे हैं आपस में पैरेलल में लगे हैं। जब ये पैरेलल में लगे हैं तो इसका जब टोटल कैपेसिटर का हम मान निकालेंगे तो जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं उस तरीके से कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्शन का फार्मूला बनता है। अब यहाँ पे पहले हम टोटल कैपेसिटर का मान निकाल लेंगे तो क्या फार्मूला लगेगा, पैरेलल में है
तो लगेगा क्या फार्मूला, टोटल C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। क्यों ये फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर जो हैं आपस में पैरेलल में हैं। अब क्या होगा, C1 का मान 100 हो जाएगा और C2 का जो मान है वो 150 हो जाएगा। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। जब ये 250 हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए टोटल C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब C1 का मान 100 है और ये 150 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्लियर। ये तो टोटल हमारा कैपेसिटर का मान हुआ। चूँकि हमसे चार्ज पूछा गया है तो चार्ज का फार्मूला लगाएंगे तो C इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। यहाँ से Q निकालेंगे तो Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। अब C का मान टोटल हमने निकाला हुआ है 250 इंटू वोल्टेज का मान जो है ये देखिए 100 दिया हुआ है। चूँकि ये जो है माइक्रोफैरड में है टोटल कैपेसिटर का मान, तो इसको हम अब रखेंगे यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा कि 250 इंटू 10 टू दी पावर -6 इसलिए कि माइक्रोफैरड में है, और इंटू का कर देंगे 100 कर देंगे ये वोल्टेज का मान। तो अब देखिए 2 जीरो ये और 1 जीरो, 3 जीरो इसमें से कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड कूलाम आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में सीरीज में दोनों कैपेसिटर लगे रहते तो फार्मूला टोटल कैपेसिटर का जो मान निकलता 1/C1 प्लस 1/C2, ये सीरीज में लगता है और वो पैरेलल में। रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला बनता है ठीक अपोजिट इसका बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि चित्र में दिए गए परिपथ के टर्मिनल ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस बताना है। टर्मिनल ए और टर्मिनल ये बी है और इस पूरे परिपथ में रेजिस्टेंस लगे हैं। इन टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा बताना है। देखिए यहाँ पे 10 ओम का है, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। पीछे से पहले हल करते हैं तो ये 10 और 10 दोनों आपस में रेजिस्टेंस जो हैं वो किस क्रम में लगे हैं, पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जब लगते हैं तो इसका शॉर्ट फार्मूला होता है कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R/N हो जाता है। ये कंडीशन तब लगता है जब रेजिस्टेंस के मान, प्रत्येक रेजिस्टेंस के मान आपस में समान हो। अब ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, तो 10 अपान कितने रेजिस्टेंस है, 1 और 2, तो 2 से भाग देंगे, 2 5 10, ये 5 आ गया। इन दोनों का रेजिस्टेंस का टोटल जो मान आया 5 ओम आ गया। इसी तरीके से इसका भी हम निकालेंगे तो सेम 5 इसका भी आ जाएगा। अब देखिए ये सर्किट कैसे बन जाएगा। ये सर्किट अब ये ऐसे बन जाएगा और फिर एक यहाँ भी रेजिस्टेंस होता है। ये वाला रेजिस्टेंस है ये 10 ओम हो जाएगा और इन दोनों का रेजिस्टेंस का मान 5 हो जाएगा और इन दोनों का रेजिस्टेंस का मान 5 हो जाएगा और ये टर्मिनल ए और बी हो जाएगा। तो अब ये जो सर्किट बना वो सीरीज में बन गया। अब सीरीज में बन गया तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस है तो 10 अब 5 15 5 20, टोटल रेजिस्टेंस का मान इस सर्किट में 20 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि चित्र में दिए गए परिपथ के लिए I6 का मान ज्ञात कीजिए। I6 देखिए यहाँ पे है, इस करंट का मान हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए क्या होता है कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर उस जंक्शन से जाने वाली करंट। अब इस जंक्शन पे कौन कौन सी करंट आ रही है, तो I1 आ रही है और I2 आ रही है। तो यहाँ से I3 का मान कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, यानी 2 एम्पियर की यहाँ करंट मिल गई। इसका मतलब है कि I3 का मान हमें कितना मिल गया, 2 एम्पियर। अब इस जंक्शन पर आइए तो इस जंक्शन पे भी वही चीज़ हम लगाएंगे, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो I3 आ रही है तो 2 प्लस I4 आ रही है 3, क्योंकि 3 है ना I4 का मान। इसके बाद I5 आ रही है 1 इक्वल टू जाने वाली करंट I6 है, और 3 2 5 और 1 6 इक्वल टू I6। I6 का मान जो मिला 6 एम्पियर मिल गया। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट परिचालित डीसी शंट मोटर 1000 आरपीएम पर 20 एम्पियर आर्मेचर धारा लेती है, इसका आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो बैक ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट का है, डीसी शंट मोटर है, 1000 आरपीएम पर वर्क कर रहा है, आर्मेचर करंट का जो मान है वह 20 एम्पियर है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है, तो फिर इसका बैक ईएमएफ बताना है। मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू हो जाता है EB प्लस IARA हो जाता है। अब टर्मिनल वोल्टेज क्वेश्चन में दिया गया है 230 वोल्ट इक्वल टू EB हमें कैलकुलेट करना है प्लस आर्मेचर करंट यहाँ पे दिया गया है IA 20 इंटू आर्मेचर रजिस्टेंस का मान यहाँ दिया है 1। अब ये क्या हो जाएगा कि 230 इक्वल टू EB प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 230 माइनस 20 इक्वल टू EB। तो यहाँ से EB का मान कितना मिल गया, EB इक्वल टू 230 माइनस 20 210 वोल्ट मिल गया। यानी बैक ईएमएफ का मान जो हमें मिला वह 210 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा मोटर के केस में। अगर ये जनरेटर के केस में रहता तो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इक्वेशन जो बनता वो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता जनरेटर के केस में, मोटर के केस में यहाँ प्लस रहता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये है कि किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 8 है, प्राथमिक वोल्टता जो है वो 110 वोल्ट है। यदि द्वितीयक वोल्टता 25 वोल्ट है तो प्राथमिक में फेरों की संख्या और द्वितीयक में फेरों की संख्या का मान बताना है। इसमें प्रति वोल्ट टर्न रेशियो जो दिया गया है वो 8 का दिया गया है और प्राइमरी में वोल्टेज 110 वोल्ट है और सेकेंडरी में जो वोल्टेज है 25 वोल्ट है। तो फिर N1 का मान, प्राइमरी का मान बताना है, प्राइमरी में टर्न की संख्या N1 का मान बताना है। तो टर्न रेशियो जो है वो दे देंगे, यानी प्रति वोल्ट टर्न रेशियो 8 इंटू प्राइमरी की वोल्टेज। कब, जब हम प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो 110 हो जाएगा। 11 × 88 और 1 0, 880 टर्न प्राइमरी में होंगे। इसी तरह से हम सेकेंडरी का निकालेंगे तो प्रति टर्न रेशियो 8 इंटू सेकेंडरी की वोल्टेज, तो सेकेंडरी की वोल्टेज क्वेश्चन में ही दिया है 25, 25 वाट है 200, यानी सेकेंडरी में जो टर्न का मान होगा वो 200 होगा, जबकि प्राइमरी में टर्न का जो मान होगा वो 880 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 3 फेज संतुलित लोड की शक्ति मापने के लिए जोड़ गए 2 वाट मीटर क्रमशः 500 वाट और 400 वाट के हैं, लोड हैं, तो कुल इनपुट पावर क्या होगा। 3 फेज सप्लाई है और लोड जो है वो बैलेंस है। जब लोड बैलेंस हो और 2 वाट मीटर हो तो टोटल वाट मीटर लोड जो आएगा वह P1 प्लस P2 का होगा। अब P1 का जो मान है वो 500 वाट का है और P2 का जो मान है वह 400 वाट का है, तो टोटल वाट हमें मिलेगा PT इक्वल टू 900 वाट, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।